स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने पिवोट डायग्राम बनाना सीखे थे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़े थे। आज बेसिकली क्या करेंगे, आज कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं याद करा लेता हूँ फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम क्या होता है, रेस्ट में रहता है। तो सिस्टम अगर रेस्ट में है और उसमें क्या होता है, एफ नेट जीरो है। तो मैंने ये भी बताया था एफ नेट को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, जीरो है। तो उसका मतलब यहाँ से एफ एक्स भी जीरो है, एफ वाई भी जीरो है और एफ जेड भी जीरो है। उसका मतलब क्या, फोर्सेस का सारे एक्स कंपोनेंट जीरो है, सारे वाई कंपोनेंट जीरो है, सारे जेड कंपोनेंट जीरो है। तो एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 लग रहा है, सपोज मान लेता हूँ ये F2 लग रहा है ऐसे, और इधर से कुछ F3 लग रहा है, कुछ एंगल दिया है F3 है, और यहाँ से कुछ F4 लग रहा है सपोज, और बोल रहा है बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो रेस्ट में मतलब क्या, F1 वेक्टर एडिशन F2 प्लस F3 प्लस F4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जीरो होगा, तभी बॉडी रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और रेस्ट कई बार ऐसा लिखा रहता है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही सेम होता है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है और बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो पहला चीज क्या है, वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर में पढ़े होंगे, बहुत इजी है, बस देख लो कैसे निकालते हैं। सपोज ये वेक्टर है आर और ये एंगल थीटा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई एक्सिस में रिजल्व कर सकते हैं। रिजल्व करना मतलब इसका कितने कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में, कितना कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में। तो इसे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट, और ये जो लेंथ है ये क्या है तुम्हारा वाई कंपोनेंट, और इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कितना होता है, ये होता है आर कॉस थीटा, ये कितना होता है आर साइन थीटा। ये दोनों तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। सपोज ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एल है, ये थीटा है। तो ये जो लेंथ रहेगा एंगल का साथ, तो ये कितना हो जाएगा एल cos थीटा, एंगल को परपेंडिकुलर L sin थीटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वेक्टर देखोगे, ये एंगल का साथ जो है क्या है, cos थीटा है, एंगल से परपेंडिकुलर सामने जो है क्या sin थीटा है। अब इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, r इक्वल टू r cos थीटा, कौन सा डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, प्लस r sin थीटा, j क्या ये हो गया। सपोज और एक वेक्टर दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर तो हम पढ़े नहीं है। सपोज मान लो ऐसा है, आर है और इस एंगल को थीटा मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसको कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट करने के लिए पहला चीज क्या है, उसका टेल को ओरिजिन में लेके आना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये है वेक्टर का टेल, इसको ओरिजिन में लेके आओ, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ये आर, ये एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब इधर वाला जो कंपोनेंट है ये एंगल का साथ में क्या है, हो जाएगा ये आर cos थीटा, और इधर एक डायरेक्शन में आर sin थीटा। दूसरे कंपोनेंट क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू आर sin थीटा आई, और ये क्या है माइनस वाई के डायरेक्शन आर cos थीटा जे। तो ऐसे कई बार बच्चों को लगता है कि हमेशा आई के साथ cos थीटा आएगा और j के साथ sin थीटा आएगा, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन में और कितना मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए याद रखो जो थीटा के एंगल का साथ रहेगा वो क्या है, cos है, और परपेंडिकुलर रहेगा और सामने रहेगा वो क्या है, sin है। ठीक है, अब इसका देखो, इसका मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा सपोज। तो इसको पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट डायग्राम तो है ही। देखो ये क्या है, F4 कहां पे, पहले निकालो F1, F1 कौन सा डायरेक्शन, ये है तुम्हारा F1। अब क्या देखो F2, सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये है तुम्हारा F2। ठीक, और F3 देखो, F4 को मैं ऐसे ले रहा हूं,
और ये एंगल को थीटा 2 ले लो। देखो F3 को मैं ऐसे नहीं रख सकते, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि और पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि टेल को कहाँ पे लेकर आना है, यहाँ पे लेकर आना है। तो इसको अगर मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ये है तुम्हारा F3। अब इस देखो इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल कितना है थीटा है, ठीक है। और F4 देखो, F4 को भी ऐसे नहीं रख के ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एंगल थीटा 2 है, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, सपोज ये हो गया तुम्हारा F4 और ये एंगल कितना है थीटा 2। अब ये हो जाएगा हमारा डायग्राम। अब इसमें क्या करेंगे, नेट फोर्स कैसे जीरो करेंगे। देखो अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका x कंपोनेंट जीरो है, y कंपोनेंट जीरो है, z कंपोनेंट इसमें है ही नहीं है। अगर z कंपोनेंट रहेगा उसको भी हम जीरो करेंगे। x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो अभी F1 F2 को कंपोनेंट करना पड़ेगा, इधर कितना हो जाएगा F2 cos थीटा 1 क्योंकि एंगल का साथ में है, इधर कितना हो जाएगा F2 sin थीटा 1, ठीक है। और F3 को कंपोनेंट करो, इधर की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा F3 cos थीटा और इधर कितना है F3 sin थीटा। और F4 को करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा F4 cos थीटा 2 और इधर कितना हो जाएगा F4 sin थीटा 2। अब देखो x डायरेक्शन में, देखो x डायरेक्शन में राइट में कितना है, ये दोनों है, लेफ्ट में कितना है, ये दोनों है। अगर मैं बोल रहा हूँ fx 0 है, fx 0 मतलब क्या, राइट में जितना होगा लेफ्ट में उतना ही होगा। दो वेक्टर कब जीरो होगा, राइट में जितना होगा लेफ्ट में उतना ही होगा। तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, देखो F2 cos थीटा 1 प्लस F3 sin थीटा इक्वल टू F4 sin थीटा 2। सिमिलरली वर्टिकल में देखो ऊपर की डायरेक्शन में जितना होगा नीचे की डायरेक्शन में उतना ही होगा। ऊपर की डायरेक्शन में क्या है F4 cos थीटा 2 प्लस F2 sin थीटा 1 इक्वल टू F3 cos थीटा। तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है समझने करने के लिए, तो इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखो कुछ प्रोसीड्यूर बता रहा हूं जो कि तुम्हें यूज करना है कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। तो फर्स्ट प्रोसीड्यूर जो है, तो पहला स्टेप क्या करना है तुम्हें, पहला स्टेप स्टेप्स क्या कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसको याद रखना है। तो पहला स्टेप क्या है, सिस्टम डिफाइन करो कि किसको हम सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि हमने लास्ट 2 क्लास से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। थर्ड केस क्या है, इफ बॉडी इज रेस्ट और इक्विलिब्रियम, तो Fx कितना, नेट Fx 0 है, Fy भी 0 करना है और Fz भी 0 करना है। तो मतलब F को क्या करेंगे, कंपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे। बस ये तीनों स्टेप्स यूज करेंगे, हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको देख लो, एक दो चीज लिख लो इसका, r cos थीटा r sin थीटा और Fx 0 और ये तीनों स्टेप, इतना लिखो तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहले हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार समझ में आ जाएगा फिर खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखो फर्स्ट एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था, फिर भी मैं देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। सपोज ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास 10 kg है और यहाँ से 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये एंगल 30 डिग्री और इधर से एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ मिनिमम और मिनिमम फोर्स कीप बॉडी एट रेस्ट। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है
फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड। ग्राउंड कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो दोनों निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम सिस्टम बनाएंगे। हिमालय सिस्टम कौन सा है, 10 kg। इसका फ्रीवर्ड डायग्राम बनाओ। क्या क्या फोर्स आएगा देखो, इसमें एक mg लग रहा होगा कितना 10g, मतलब कि 100 न्यूटन। ऊपर से कुछ नॉर्मल लग रहा होगा n। अगर इसका पॉइंट डायग्राम बनाओगे, पॉइंट डायग्राम बनाते हो यहाँ पे देखो, नीचे कितना लग रहा है 100, ऊपर कितना लगेगा n, और पीछे के डायरेक्शन में क्या है फोर्स F, और इधर के डायरेक्शन में कितना है 100 है, और ये एंगल कितना 30 है। बड़ी रेस्ट में मतलब क्या, नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 है। अब हमको क्या करना है, ये जो 100 है उसको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। देखो कैसे कंपोनेंट निकाल लो, ये एंगल का साथ में है तो ये कितना हो जाएगा 100 cos 30, ऊपर कितना हो जाएगा 100 sin 30। ठीक है, अब देखो नेट हॉरिजॉन्टल, एक बार कंपोनेंट अगर निकल गया तो इसको भूल जाना है, यहाँ पे कुछ है नहीं। वैसे मान को चलो ये चला गया, कौन सा, एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर निकाल दिया तो उसको छोड़ दो, ये है नहीं कुछ। इसका हमने कंपोनेंट निकाल दिया x और y में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट देखो कितना, राइट में कितना है 100 cos 30, लेफ्ट में कितना f, तो f = 100 cos 30, तो 100 cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, तो कितना हो जाएगा 50√3। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या लिखेंगे 100 sin 30 प्लस n प्लस 100 sin 30, नीचे कितना है 100, तो n प्लस 100 sin 30 कितना हाफ = 100, तो नॉर्मल कितना हो गया 100 माइनस 50 = 50 न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जैक्टली उसी टाइप का है। अब तुम्हें बताना है आंसर, खुद से करो, कॉपी पेन निकालो। जब खुद से करोगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा तो बनाने की कोशिश करना है और आंसर ही बताना है। मान लो ये 5 kg है और यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फाइंड नॉर्मल फोर्स, ये 1 है ये 2 है, exerted on 5 kg by wall 1 and 2। तो तुम्हें निकालना है जो दो वॉल है, मतलब ग्राउंड को मैं वॉल भी मान रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों वॉल में कितने नॉर्मल लग रहा है, तो तुम्हें कैलकुलेशन करके बताना है। कैलकुलेशन करो, फ्री वर्ड पहले काम किया हमने, सिस्टम डिफाइन करो, सिस्टम तो 5 kg, फ्री वर्ड डायग्राम ड्रा करो, पॉइंट डायग्राम ड्रा करो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर आंसर पता कितना होगा। कुछ से इतना करना पड़ेगा, कुछ से करोगे तो समझ में आएगा। करो। अब देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 5 kg फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक।
जिसका हो गया ट्राई करो, नहीं तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे है मान लो 3 kg है, 4 kg है। फाइंड नॉर्मल देखो मैं फर्स्ट वाला कर दे रहा हूँ। तो 5 kg का डायग्राम बनाओ, क्या क्या फोर्स लग रहा है। इधर से एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे N1, और इधर ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा N2। अगर इसका पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करोगे, और एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, तो पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखो इधर से कितना है, और mg लग रहा होगा इसमें कितना 5g, तो ये कितना है 50 है। 5g मतलब g का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, और इधर से कितना है N1 है, और देखो ऊपर कितना है N2 है। अब यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लगाएंगे, पहले इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे इजी हो जाएगा। क्योंकि जिस पॉइंट पे डायग्राम बनाएंगे उस पॉइंट में क्या होना चाहिए, उसका टेल होना चाहिए। टेल मतलब इस वाला पॉइंट, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो मतलब हमारा जो फोर्स है ऐसा है, ये 40 है, ये एंगल कितना है 60। अब इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे किसको 40 को, तो इधर कितना हो जाएगा 40 cos 60, क्योंकि एंगल के साथ में इधर कितना हो जाएगा 40 sin 60। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे N1 N2 का वैल्यू। अब देखो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, लेफ्ट में कितना N1, राइट में कितना है 40 sin 60। तो N1 का वैल्यू कितना हो गया 40 sin 60 वाले रूट ओवर 3/2, तो कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है। अब N2 का वैल्यू देखो, ऊपर में क्या है हमारा N2, नीचे कितना है 50 है प्लस 40 cos 60 है, तो 50 प्लस 40 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना है हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 30 प्लस 2 17 न्यूटन। तो ये हो गया N1 N2 का वैल्यू। ठीक है। तो N1 क्या है नॉर्मल बाय वॉल 1, N2 नॉर्मल बाय वॉल 2, डायरेक्शन में हो गया और मैग्नीट्यूड में हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो उसी टाइप का, खुद से बनाने का ट्राई करो। पहले क्या करो 3 kg और 4 kg का पेवर डायग्राम बनाओ, फिर कैलकुलेशन करो। हो गया कुछ बच्चों का, तो मैं कर दे रहा हूँ। देखो पहले देखो 3 kg सबका बना देते हैं। 3 kg के ऊपर क्या का फोर्स लगेगा, इधर से 100 आएगा, और ये 4 kg ऐसे नॉर्मल दे रहा होगा n, और ये भी उसको ऐसे नॉर्मल दे रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। और ये वॉल इसके ऊपर ऐसे एक नॉर्मल दे रहा होगा n1, तो हम बनाते हैं। अभी देखो पहले अगर 3 kg का बनाएंगे, ये है 3 kg, इसमें कितना लग रहा है 30, इधर से कितना लग रहा है 100, और इधर से क्या लग रहा है n, बस इतना फोर्स है। तो नॉर्मल बिटवीन 3 kg एंड 4 kg कितना हो जाएगा, देखो ये n है राइट में, ये लेफ्ट में कितना 100 है, तो n कितना आ जाएगा 100। तो इसका पॉइंट डायग्राम भी बना सकते हो, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद पॉइंट डायग्राम और नहीं बनाना पड़ेगा। ये n है, ये तुम्हारा क्या 100 है। अब 4 kg का बनाओ,
4 केजी का बनाओगे, 4 केजी में क्या क्या है देखो, ये सपोज 4 केजी है, तो ये क्या है, एक N1 लग रहा है यहाँ पे और इधर से N लग रहा है, कौन दे रहा है, 3 केजी दे रहा है, और इसमें कितना लग रहा है 30 नॉर्मल mg, और यहाँ पे 50 न्यूटन लग रहा है, बट डायरेक्शन ऐसे है तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, तो ये 30 है तो ये 30 है, तो जो 50 न्यूटन कैसे है ऐसा है, और मैं इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और इस एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, तो उसको पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करो, यहाँ पे नीचे कितना है देखो, नीचे की डायरेक्शन में कितना है 40 है ऐसे, स्टेप वाइज करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। अब N1 कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट में, N कौन से डायरेक्शन में, राइट में, और ये है ऐसे 50, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब इसको तुम्हें इक्वल करना है, हाँ, और एक नॉर्मल है यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि वॉल के बारे में नॉर्मल पूछा है ना, ग्राउंड में ऐसा है N2 है, तो ये है तुम्हारा N2। अब देखो इसको इक्वल करके देखो क्या आ रहा है, पहले क्या करना है, तुम्हें 50 को कंपोनेंट निकाल देना है, तो इधर कितना हो जाएगा 50 cos 30, इधर कितना हो जाएगा 50 sin 30। अब ऊपर की डायरेक्शन में देखो कितना आ रहा है, N2 इक्वल टू 40 प्लस ये है N2 50 sin 30, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 sin 30 का वैल्यू कितना हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 65। अब N1 देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेंगे, राइट में कितना है N प्लस 50 cos 30 इक्वल टू N1, N का वैल्यू तो हमको पता है 100 प्लस 50 इंटू cos 30 कितना √3/2 इक्वल टू N1, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 25√3 कितना है N1, तो ये हो गया। अब आंसर आ गया, इसका आंसर कितना है 100 है, तो नॉर्मल बाय वॉल1 मतलब इसका N1 चाहिए, N1 कितना है ये देखो 100 प्लस 25√3, और N2 कितना हो जाएगा देखो, ग्राउंड में कितना नॉर्मल दे रहा है, N2 क्या है ग्राउंड का नॉर्मल दे रहा है, ग्राउंड का नॉर्मल कितना है 65, तो ये आंसर है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना सीख जाओगे और पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो ये सारे काफी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, इसको देखो क्या समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, देखो क्वेश्चन देखो, ये ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे उसको ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है, सिस्टम रेस्ट में, और यहाँ पे ये फिक्स है, तो तुम्हें पूछ रहे हैं कि इसमें कितना नॉर्मल लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट ऐसा कुछ है नहीं है, तो तुम्हें प्रोसीजर क्या है, इसका पिवट डायग्राम बनाओ, किसका स्मॉल एल का बनाओ, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। उसका पिवट डायग्राम बनाओ, पहले स्मॉल एम का पिवट डायग्राम बनाओ, बन गया स्मॉल एल का पिवट डायग्राम।
फिर देखो पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करके क्या क्या फोर्स लग रहा है, फिर इक्वल करो। प्रोसीजर तो वही है ना, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब क्वेश्चन में वही यूज कर रहे हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब देखो इसमें जो स्मॉल है, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, ये दीवार कुछ फोर्स दे रहा होगा, सपोज ये N1, और क्या फोर्स यहाँ पे, ये कैसे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये है तुम्हारा N2, सरफेस को परपेंडिकुलर है, सपोज इस एंगल थीटा है, सॉरी नहीं दिया था, थीटा है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और वर्टिकल के साथ ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये भी थीटा। ऐसे समझ में आया, ये दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है, तो फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, और ये उल्टा भी कर सकते हो। अब इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ दोबारा, देखो ऐसा है, इधर से लग रहा है N1 और इधर से लग रहा है ऐसे, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है N2, और नीचे लग रहा है NG। अब इसका पॉइंट डायग्राम बनाने की कोशिश करो, नीचे कितना है NG, और इधर से कितना है N1, और N2 कैसा है तुम्हारा, और ये एंगल कितना थीटा है, ठीक है। अब इक्वल करो, क्या क्या इक्वल आ रहा है, तो पहले क्या करना है, N2 का कंपोनेंट निकालोगे, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा N2 cos और sin, cos थीटा एंगल के साथ है, और इधर वाला कितना है N2 sin थीटा। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में इक्वल करके देखो, तो N1 इक्वल टू N2 sin थीटा, और वर्टिकल में लिखो, क्या लिखेंगे N2 वर्टिकल में देखो N2 cos थीटा mg। तो हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, नॉर्मल बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, तो मतलब क्या चाहिए N2 चाहिए, तो N2 तो ऐसे ही आ गया, और कुछ जरूरत नहीं है। N2 कितना आ जाएगा mg बाय cos थीटा। अगर N1 पूछता कि जो दीवार है कितना नॉर्मल दे रहा है, तो क्या लिखेंगे N2 sin थीटा, N2 की जगह क्या लिखेंगे mg बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, और mg इंटू tan थीटा। अगर पूछेगा तो कि दीवार कितना नॉर्मल दे रहा है, तो इसका आंसर क्या है mg tan थीटा। अब इसको देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्फीयर वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्फीयर वाले क्वेश्चन करते हैं, बहुत आता है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है स्फीयर वाले क्वेश्चन में, तो एक दो करके मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, देखो और ध्यान से समझो। प्रोसीजर सेम है, ट्रिवर डायग्राम बनाना है और इक्विलिब्रियम बनाना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसा एक दीवार है और ये देखें, सपोज ऐसा एक स्फीयर रखा हुआ है और इसका मास सेम है, और ये एंगल है 60 डिग्री, ये वाल 1 है, ये वाल 2 है,
ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ए स्फीयर इज एट रेस्ट बिटवीन टू वॉल्स, फाइंड नॉर्मल बाय वॉल 1 एंड वॉल 2। ऐसे टाइप का कोई भी स्फीयर वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रोसीजर सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो पहले क्या करना है, स्फीयर का पिवट डायग्राम बनाएंगे। अगर स्फीयर का पिवट डायग्राम बना रहा हूं तो स्फीयर ऊपर क्या 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 फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर है ऐसे, क्योंकि सर ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जरूरत नहीं है हमको, ये अगर N2 है नॉर्मल वेस्ट वॉल 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे नॉर्मल रहेगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या होगा, सरफेस को परपेंडिकुलर है, ऐसा है ना, ये एंगल कितना 90 डिग्री होगा क्योंकि सरफेस को परपेंडिकुलर है। और क्या फोर्स लग रहा है mg। अब इसको क्या करेगा, पॉइंट डायग्राम कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट डायग्राम कन्वर्ट करने के लिए इसका एंगल पता होना चाहिए, तो इसको मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ये 60 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना है 30 डिग्री। ध्यान से देखो कैसे हुआ, ये 60 है, ये अगर पैरेलल लाइन है, ये बाइसेक्टर है ऐसे, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 30 है। तो पॉइंट डायग्राम कन्वर्ट करो, नीचे कितना लग रहा है mg, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 है ऐसे, और N1 कैसे है हॉरिजॉन्टल सर ऐसा है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो सेकंड चीज क्या करना है तुम्हें, कंपोनेंट ड्रॉ करना है। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा N1 cos 30, इधर वाला कंपोनेंट N1 sin 30। अब इक्वल करो इसको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे N1 sin 30 इक्वल टू mg। तो N1 sin 30 कितना हाफ इक्वल टू mg, तो N1 कितना आ गया 2mg। ठीक, और वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में इक्वल करेंगे तो N2 इक्वल टू N1 cos 30, तो N1 कितना 2mg, cos 30 कितना √3/2, तो आंसर कितना हो गया √3mg। ठीक है, तो ये स्फीयर वाला क्वेश्चन हम ऐसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज ऐसा एक स्फीयर रखा हुआ है, देखो समझो पहले वाला और इसको ट्राई करना है। ऐसे दो वाल है, और इसका मास सेम है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। फाइंड नॉर्मल बाय वॉल्स 1 2, दोनों का नॉर्मल कितना होगा। पहला वाला देखो कैसे हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, वो बाद में लिख लोगे, वीडियो बना देख के नोट्स बना लोगे। सेकंड वाला ट्राई करो, देखो कैसे हुआ है। पहले पिवट डायग्राम बनाओ, पॉइंट डायग्राम बनाओ, फिर कैलकुलेशन करो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं।
हो गया। देखो मैं कर दे रहा हूँ, नॉर्मल निकालना है तो पहला चीज क्या है, ये जो नॉर्मल होगा इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और ये जो नॉर्मल होगा ये भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और इधर से कितना है mg है। अब पहले एंगल निकाल लेते हैं। सपोज देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। सिमिलरली ये 60 है तो ये कितना है 60, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इसका अगर पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देखो ये है n2, ये तुम्हारा n1, तो ये एंगल कितना 30 डिग्री है, ये एंगल कितना 30 डिग्री है। अब इसको कंपोनेंट में निकाल देते, देखो तो n2 का दो कंपोनेंट आएगा, इधर वाला कंपोनेंट कितना n2 cos 30, इधर वाला कितना n2 sin 30। n1 के दो कंपोनेंट आएगा, इधर कितना आएगा n1 cos 30, इधर कितना आएगा n1 sin 30। अब हम क्या करेंगे कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स भी 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या करेंगे, देखो n2 cos 30 इक्वल टू n1 cos 30, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया n1 इक्वल टू n2। तो ये पहला है कि दोनों का नॉर्मल क्या है सेम है। वर्टिकल में क्या लिखेंगे, देखो mg, सॉरी हाँ ठीक है, तो n1 n2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n1/2 तो ये है आंसर तुम्हारा। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लेफ्ट साइड में रखा हूँ, 3 स्फीयर है, बता दे रहा हूँ। तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो नॉर्मल चाहिए ए के ऊपर। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। हाँ, तो ए का अगर फेवर डायग्राम बनाओगे कैसे लगेगा, बी ए को ऐसे नॉर्मल लगेगा और ये भी ऐसे नॉर्मल लगेगा, और ए बी को भी ऐसे लगाएगा। ठीक है, अब हम फिर ए का फेवर डायग्राम वगैरह बनाओगे, देखो कैसे ये ए ऐसा लग रहा है L1 और ऐसा लग रहा है N2 और इसका मास है Mg। ठीक है, अब एंगल देखो, तो एंगल कैसे देखेंगे, देखो ये तीनों स्फीयर कुछ ऐसे था, दोबारा बना रहा हूं, देखो यहाँ पे एंगल कैसे देखेंगे। देखो अगर तीनों का सेंटर ज्वाइन करोगे ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, क्योंकि सब सेम टाइप का स्फीयर है।
तो ये डिस्टेंस कितना है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों भी आर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो ये जो नॉर्मल बना रहा है इसको अगर मैंने पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना बनाएंगे सारे हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी 60 और ये भी 60। तो पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट करते देखो, इधर है N1, इधर है N2, ये कितना है 60 है, 60। फिर कन्वर्ट करो ऐसे देखो, तो N1 का कंपोनेंट निकालो, इधर कितना हो जाएगा N1 cos 60, इधर कितना आ जाएगा N1 sin 60। सिमिलरली N2 का लिखोगे N2 cos 60, N2 sin 60। तो अगर हॉरिजॉन्टल इक्वल करेंगे तो क्या लिखोगे N1 cos 60 इक्वल टू N2 cos 60। तो N1 इक्वल टू N2 है, इसको मैं N मान लिया। तो वर्टिकल में क्या लिखेंगे देखो, N1 sin 60 प्लस N2 sin 60 इक्वल टू mg, ये तो n है तो 2n sin 60 कितना √3/2 इक्वल टू mg। तो n कितना आ जाएगा mg/√3। मतलब a के ऊपर जो भी नॉर्मल लग रहा है उसका वैल्यू कितना है mg/√3। a के ऊपर जो भी नॉर्मल लग रहा है उसका वैल्यू कितना है mg/√3। अब हम सेकंड क्वेश्चन पूछा है b और c a के ऊपर कितना नॉर्मल लगा रहे हैं mg/√3। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो C के ऊपर है कितना नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल ऑन स्फीयर बाय ग्राउंड, ग्राउंड C के ऊपर कितना नॉर्मल लगा है। तो हम C का पिवट डायग्राम बनाते हैं तो क्योंकि हमको क्या चाहिए C का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ये C है तो ग्राउंड से यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, सपोज ये M3 ठीक, और C के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, इन दोनों बीच में एक नॉर्मल लग रहा होगा, इन दोनों बीच में, तो उसको वो हॉरिजॉन्टल लगेगा ऐसे। और क्या है देखो, एक N2 इधर की डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है। मतलब ये है कैसे, ये तो इसके ऊपर ऐसे जा रहा था, ये भी इसके ऊपर ऐसे देगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा देखो, ये 60 है तो ये भी 60। तो मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना है, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है 60, पूरा ज्योमेट्री लगेगा इसमें mg। अब इसका पॉइंट डायग्राम में कन्वर्ट कर देते देखो, नीचे कितना है mg है, ऊपर कितना है n3 है, हमको चाहिए कितना n3 चाहिए, और ये है तुम्हारा n2, ये एंगल कितना 60 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट निकाल देते देखो, इधर कितना हो जाएगा n2 cos 60, इधर कितना हो जाएगा n2 sin 60। तो हमको वर्टिकल चाहिए तो n3 क्या लिखेंगे, n3 इक्वल टू n2 sin 60 प्लस mg। तो n2 का वैल्यू तो पता है हमको कितना है mg/√3, sin 60 कितना √3/2 प्लस mg, तो कितना हो जाएगा 3mg/2, ये आंसर है। अब ये नॉर्मल वाला सारे क्वेश्चन हो गया, अब स्ट्रिंग वाला इक्विलिब्रियम करेंगे। स्ट्रिंग में कैसे इक्विलिब्रियम करेंगे, देखो कैसे क्वेश्चन रहेगा। सपोज ये तो हमने कर चुके थे पहले भी, एक मास है ऐसे,
फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना टेंशन होगा वो बताना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले एम का पिवट डायग्राम बनाओगे, तो एम का पिवट डायग्राम अगर बनाएंगे, इधर है एम जी और ये है टी। अब इसका पॉइंट डायग्राम तो बना सकते हो, बट इसको इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में कुछ स्पेसिफिक ट्रिक लगाते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ना हम एम जी का कंपोनेंट निकाल देते हैं। कौन सा डायरेक्शन में, ऐसे इधर डायरेक्शन में। देखो ये एंगल थीटा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ ताकि तुम्हें समझने में इजी हो जाएगा। सपोज ये ऐसा है, ये एम जी ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, एम जी का कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे, एक इधर की डायरेक्शन में, एक इधर की डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, सपोज ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ये 90 डिग्री ये थीटा है, तो ये क्या 90 माइनस थीटा ये थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये है एम जी साइन थीटा। तो हमेशा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, याद रख लो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना होता है। अगर ये एंगल थीटा होता है, थीटा बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन एंगल, एंगल इंक्लाइन प्लेन एंगल। और तो अलोंग द इंक्लाइन कितना होता है, अलोंग इंक्लाइन कितना होता है एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एम जी कॉस थीटा। इसको याद रखना है। इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, अलोंग क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखो ऐसे एक नॉर्मल लग रहा है और इधर से एक टेंशन लग रहा है टी। अगर इधर अलोंग द प्लेन अगर हम बात करेंगे बॉडी रेस्ट में, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू आ गया, नॉर्मल का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन का कैलकुलेशन है। इंक्लाइन प्लेन कभी भी रहेगा तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हमेशा इंक्लाइन प्लेन में जो फोर्सेस को रिजर्व करते हैं वो क्या होता है अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दोनों डायरेक्शन में करते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ले सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होता है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सेम टाइप का और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक ले रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रीन में बांध दिया। ये मान लो 3 kg है, ये 5 kg है और इस एंगल को मान लो 30 डिग्री है। फाइंड, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग 1 and 2। ट्राई करो सेकंड वाला। हो गया। अब देखो मैं कर दे रहा हूँ, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं है। तो इसमें क्या लग रहा है, सपोज ये टेंशन T1 लग रहा है, यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा T1, यहाँ से टेंशन T2 लग रहा है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ से कितना लग रहा है फोर्स 3G मतलब 30। इसका 2 कंपोनेंट करेंगे, इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3G साइन 30। अभी मैंने बताया अलोंग द प्लेन क्या होता है साइन थीटा होता है। तो मतलब 30 इंटू साइन 30 कितना हाफ 15
ये वाला हमको नहीं चाहिए, मैं नहीं बना रहा हूँ। सिमिलरली इसका देखो, ये 5G मतलब कितना 50, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 5G sin 30 का वैल्यू कितना हाफ, 50 हाफ कितना हो जाएगा 25। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, 3 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इधर से कितना फोर्स है T1 है, और यहाँ पे कितना लग रहा है देखो 15, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में है। सिमिलरली 5 का बनाओ, इधर से कितना है T2, इधर से कितना है T1 भी है और 25 भी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो T2 क्या लिखेंगे T1 प्लस 25, तो T1 का वैल्यू कितना है देखो 15 प्लस 25 कितना है 40 है। अब यहाँ पे देखो, इसमें और एक ट्रिक ये करने का, मैंने यहाँ पे क्या लिया इंडिविजुअल फ्री बॉडी, इसको मैंने एक सिस्टम माना, ये सिस्टम माना। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा देखो कैसे सिस्टम मानते हैं तो कैलकुलेशन इजी होता है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इन दोनों को सिस्टम मान लिया यहाँ पे, तो मेरे को क्या लगेगा इधर से कितना फोर्स लग रहा है 8G लग रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 8G sin 30 मतलब कितना हो जाएगा 80 × 1/2 30 न्यूटन, और यहाँ से लग रहा होगा T2, तो T2 कितना हो गया देखो 40 आ गया। बट अगर ऐसा सिस्टम लेंगे तो ये वाला फोर्स को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो अगर मेरा सिर्फ T2 पूछेगा निकालने के लिए, मैं डायरेक्टली ऐसे सिस्टम लेगा तो आंसर आ जाएगा। अगर बीच वाला फोर्स निकालना है तो इंडिविजुअल सिस्टम लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है सिस्टम लेना कैसे होगा, क्वेश्चन को डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ऐसा सिस्टम है, दो स्ट्रिंग में एक ब्लॉक का बांध है, फाइंड T1 एंड T2, टेंशन निकालना है T1 T2। इसका कैलकुलेशन सेम टाइप का है। देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस पॉइंट का, इस पॉइंट में क्या क्या फोर्स लगेगा, फिर उसको पॉइंट डायग्राम तो दिया हुआ है ऐसे, तो देख तो इधर कितना लगेगा फोर्स mg मतलब क्या 10 × g 100। अब ये एंगल 60 है, तो पॉइंट डायग्राम अगर बनाएंगे फिर ऐसे बना देता हूँ, ये कितना हो जाएगा T2 cos 60, तो इधर कितना हो जाएगा T2 sin 60। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, T1 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल है T1 कितना है T2 sin 60। वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो T2 cos 60 इक्वल टू 100, तो T2 कितना हो जाएगा cos 60 हाफ तो 200, तो T1 कितना हो जाएगा 200 sin 60 कितना √3/2 100√3। ठीक है, तो ये हो गया। इस क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में अगर जाएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन रहता है। अब बताओ कैसे निकालेंगे, फाइंड T1 एंड T2। T1 T2 अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे?
देखो मैं कर दे रहा हूँ। ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लैमिस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, बट हम कंपोनेंट निकाल के कर रहे हैं। देखो सपोज मैंने ए पे बना देता हूँ, नीचे कितना है 100 है, अब यहाँ पे बना दीजिए 30 है तो ये एंगल कितना 30 डिग्री है, ये 60 है तो ये एंगल कितना 60 है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा T2 cos 60, यहाँ पे कितना है T2 sin 60। सिमिलर T1 का देखो ये कितना हो जाएगा T1 cos 30, इधर वाला कितना हो जाएगा T1 sin 30। ठीक है, अब लिखो क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल है T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos 60, तो T1 cos 30 कितना √3/2, T2 1/2, तो T2 कितना हो जाएगा √3 T1। वर्टिकल में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, देखो T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इक्वल टू नीचे कितना 100 है, तो T2 जगह क्या डाल देंगे हम, T1 sin 30 कितना हाफ प्लस T2 का जगह क्या डालेंगे √3 T1 sin 30 कितना √3/2 इक्वल टू 100, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो √3 T/2 प्लस T1, तो 2 T1 100, तो T1 कितना है 50 है, और T1 50 है तो T2 कितना है 50 इंटू √3। तो ऐसे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिया। इसका बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी रहता है। तो प्रोसीजर बस इतना करने का मतलब क्या है कि तुम लोगों को समझे कैसे फेवर डायग्राम बना रहे हैं, कैसे हम इक्विलिब्रियम कर रहे हैं और कैसे आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक असाइनमेंट आज भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो असाइनमेंट को प्रैक्टिस करो। तो उसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं एक असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन भी डालूंगा, बट उससे पहले तुम लोग प्रैक्टिस करके मेरे को कोई भी डाउट रहेगा तो पूछो। प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग से ही तो फिजिक्स में मजा आएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके जब कंपोनेंट निकलेगा तो पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो फिजिक्स में समझने नहीं आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है, स्टार्टिंग चीजों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को समझते नहीं कैसे फोर्स रिजल्व हो रहा है, कैसे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कैसे इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से समझो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है।